अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ता है ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में, और ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ कि उनको ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है। लेकिन ऑपरेशन से पहले अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को बेहोश किया जाता है, फेंट किया जाता है। ऐसे कौन से स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं जो कि इस काम को सरंजाम देते हैं और इसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, और कौन से ऐसे एनेस्थेसिस्ट हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते और उनको जानना चाहिए? एनेस्थीसिया क्या है, इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके हैज़र्ड्स क्या हैं? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिन्ना हॉस्पिटल के प्रोफेसर ऑफ एनेस्थोलॉजी जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि एनेस्थीसिया क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच शादाब। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है एनेस्थीसिया का, इसके बारे में पब्लिक में बड़ी कम अवेयरनेस है जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जब भी आप सर्जरी के लिए जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने सर्जन का पूछते हैं कि जी मेरा ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर करेगा, कौन सा सर्जन होगा, जिसके लिए आप सर्च करते हैं, उनको देखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत से कम लोग हैं जिनको ये पता हो कि मेरा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिस्ट कौन होगा जिसने मुझे बेहोश करना है, तो वो क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, कितना क्वालिफाइड है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये हर बंदे का हक है, बुनियादी हक है कि वो देखे कि जी मेरा एनेस्थेटिस्ट कौन है। सही। ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव फील्ड है एनेस्थीसिया की फील्ड जो है, जिसमें हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। बिल्कुल सही। सो जब भी पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है, उससे पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट उसको जाके चेक करता है, देखता है कि जी आपके ये टेस्ट है, ये करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया कवर प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल सही। और इसके बाद आपकी सर्जरी के बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको कहाँ पे रखा जाए, उन सब के लिए एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। सर, एक मिथ पाई जाती है, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं डॉक्टरों के पास कोई दवाई होती है, वो देते हैं मरीज़ को, मरीज़ बेहोश हो जाता है। क्या ये इतना सिंपल है? जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एनेस्थीसिया एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है। सही। अब एनेस्थीसिया के आगे सब स्पेशलिटीज़, जैसे हम आईसीयू को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देख रहे हैं, पेन मैनेजमेंट में एनेस्थीसिया का एक नाम और बहुत ही एडवांस फील्ड हो कि जहाँ पे आपको दर्द हो, चाहे वो अभी शुरू हुआ या क्रॉनिक पेन है, पुरानी दर्द है, उसके लिए पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रेवोल्यूशन आई है, एनेस्थीसिया वाले उसको देख रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया उसको देख रहे हैं। छोटा बच्चा जो एक चंद घंटों का, एक बच्चे से लेके एक जो 100 ईयर्स है, उससे भी जो बड़ा एक कोई शख्स है जिसको बेहोश करना है, वो सब की सब स्पेशलिटीज़ एनेस्थीसिया में है। अब इसमें एक जो ये मिथ है कि जिसको पता नहीं क्या दवाई सुंघाई जाती है, इस तरह का कोई नहीं है कोई। सही। ये बहुत ही एक एडवांस फील्ड में जिस एक डिफरेंट एक हर पेशेंट के मुताबिक उसको पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इसको एनेस्थीसिया किस तरह का चाहिए होगा। सही। क्या हम इसको रीजनल एनेस्थीसिया दें या जनरल दें या लोकल में करें या किस तरह से करें जो पेशेंट के लिए बेहतर हो। अच्छा सर, आपने अभी ये तस्करा किया रीजनल का, लोकल का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में ज़रा बताइए कि रीजनल का क्या मतलब है, लोकल का क्या मतलब है, और जनरल एनेस्थीसिया ये क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये जो एनेस्थिस्ट है ना, एक हमारी टर्म होती है, कहते हैं कि ये पेशेंट सर्जरी के लिए, इसको एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एनेस्थीसिया इज़ मेड फिट फॉर एवरी पेशेंट। सही। कि किस पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम एनेस्थीसिया को मोल्ड करते हैं। सही। अब एक पेशेंट है जिसकी सपोज एक लोअर लिम्ब की सर्जरी है, टांग की सर्जरी है, तो बजाय उसको हम पूरा बेहोश करने के, उसका हम वो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम सुन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। सही। कि हमने पूरे हिस्से को, एक हमने उसके हिस्से को, रीजन को हमने एनेस्थेटाइज किया है, बाकी पेशेंट होश में है, बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम उसको एक छोटी सी लेट से कोई सिस्ट है, लाइपोमा है, जिसको हम एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे हम उसको लोकल एनेस्थेटाइज के ब्लॉक लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। ठीक हो गया। लोकल मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, रीजन मीन्स एक हिस्सा। सही। जैसे आपका देखने का नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, आपका दायां बाजू है, बायां बाजू है, उसको हम सुन करते हैं, दैट इज रीजनल एनेस्थीसिया। सही। अब ये हर पेशेंट की जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम एनेस्थीसिया को मोल्ड करते हैं कि क्या इसको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए या रीजनल में करवाया जाए इसको। बिल्कुल सही। सपोज अब एक ब्रेन की सर्जरी है या हेड एंड नेक की सर्जरी है, उसको हम रीजनल एनेस्थीसिया में नहीं करवा सकते। सही। उसके लिए हमें पूरा एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा। कार्डियक सर्जरी है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अपर एरिया में कोई लंग्स की सर्जरी है, उसके लिए हमें जीए देना पड़ेगा। जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया
उसको हम प्रेफर करते हैं। सही। अच्छा सर, जनरल एनेस्थीसिया के लिए जैसे अभी आपने बताया भी, तो जनरल एनेस्थीसिया अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी स्पेसिफिक बीमारी का नाम लेना चाहूँ कि उसके लिए जनरल दिया जाता है, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है? नहीं, कुछ ऐसे होता है इसमें ना मल्टीपल, जब भी हम पेशेंट को असेस करते हैं ना, उसमें हम ये पहले देखते हैं कि जी पहले हमें पेशेंट की एक कंसेंट चाहिए होती है कि जी हम आपको ये इंजेक्शन लगा के सुन करना चाह रहे हैं, आप इसके लिए विलिंग है। सही। अगर पेशेंट कहता है जी नहीं मुझे इसमें नहीं, उसका एक जो भी उसके माइंड में है कि चीज़ की जिससे मुझे ये प्रॉब्लम होगी, ऐसे होगी, मैं अवेक नहीं रहना चाहता, तो फिर हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे। बिल्कुल ठीक। बीमारियों में बहुत सारी, एक तो जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, फिर उसमें अब ये एक सपोज की सर्जरी एक है, टांग की सर्जरी है, सही। लेकिन सर्जरी की ड्यूरेशन बहुत लंबी है, सही। जो हम उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कम है, जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं सही। उसमें हमें उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर अगर उन ड्रग से पेशेंट को सेंसिटिविटी या कोई रिएक्शन का डर है, फिर हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप जब भी देखते हैं तो पूरे पेशेंट को देख के, उससे हिस्ट्री लेके, उसको टेस्ट करके, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि इसको कौन से एनेस्थीसिया इसके लिए बेहतर बिल्कुल रहेगा। सर, आपने बात की, इससे मेरा अगला सवाल इसी बात से डिराइव होता है कि आपने कहा कि हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो जैसे हमने शुरू में एक मिथ की बात की कि एक जनरल दवाई जो सभी को दी जाती है, तो वो कौन कौन सी ऐसी बुनियादें हैं जिन पर आप डिसाइड करते हैं कि किस मरीज को कौन सा एनेस्थीसिया देना? जी, अब उसमें यह है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट की सर्जरी किस जगह की है। ठीक हो गया। दूसरा हम ये देखते हैं कि इसकी ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड कितनी है, मतलब आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। ये हाफ एन आवर की सर्जरी है, 1 घंटे की सर्जरी है, 2 घंटे की या ज़्यादा, इससे ज़्यादा की है कोई। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की एज और उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है। अब सपोज एक पेशेंट है जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है, उसको चेस्ट में सपोज कि एक दमा का मरीज़ है या COPD हम बोलते हैं उसको, जो पुरानी खांसी और चीज़ें होती हैं, अगर उसको वो प्रॉब्लम है और उसको हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जो कि है ही ज़्यादा लंग से ही कंसर्न्ड है, उस पेशेंट को वापस होश में आने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सही। अब सपोज एक पेशेंट है जिसकी निचले धड़ में उसकी टांग की सर्जरी है, उसको साथ ये हम COPD बोलते हैं जिसको सांस की प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए प्रेफरेंस ये होगी कि हम उसको एरिया को सुन कर लें ताकि पेशेंट के लंग्स को हम स्पेयर रखें, और हमारे लिए सबसे वो बाद में उसको पेन भी ना हो और हम उसको सर्जरी को बड़े आराम से हम कंप्लीट करवा लें ताकि पेशेंट को मिनिमम हैजर्ड हो और उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। बिल्कुल ठीक है सर। एक और मिथ भी है, वो भी हमारा बेसिकली मामला भी ये है कि मिथ्स को ख़त्म करना चाहते हैं, ये कि वो लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं या वो लोग जो कि ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, निस्वार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर एनेस्थीसिया कम इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी, इसमें मैं एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो एनेस्थीसिया में ड्रग्स यूज़ होती हैं जिनसे हम पेशेंट को एनेस्थाइज करते हैं, कुछ हम मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, वो रूटीन में इस्तेमाल नहीं होती। सही। अब जो पेशेंट अगर नस्वार लेते हैं या वो गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो पेन किलर या कुछ जो हम दरमियान में सप्लीमेंट करते हैं एनेस्थीसिया में, उनका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होगा रूटीन वाले पेशेंट जो जनरल में जो ये ड्रग्स नहीं लेते या जो सिगरेट नहीं पीते। लेकिन जो मेजॉरिटी हमारी ड्रग्स की है उसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही। उसकी वजह यह है कि वो उनसे पेशेंट का एक्सपोजर नहीं होता, वो टोटली डिफरेंट कैटेगरी है ड्रग्स की। सही। कि जो हम इंजेक्शन देते हैं और साथ ही हम उसको एनेस्थाइज कर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट दिया, ट्यूब डाल दी, उसका इनके सिगरेट या इससे जो पान या इन इंजेक्शन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। सही हो गया, ये यानी कि इसके साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। सर आपने अभी ये ट्यूब डालने का जिक्र किया, तो ये कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मरीज को बेहोश करते हैं? जी, मरीज़ को एक तो मैंने बताया कि हम रीजनल एनेस्थीसिया है जिसमें पेशेंट को हम पूरा बेहोश नहीं करते और हम ट्यूब नहीं डालते उसको। जिस पेशेंट को हमने जनरल एनेस्थीसिया देना है उसके लिए हम ये करते हैं, उसको पहले हम इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हम पेशेंट को एक नींद में लेकर जाते हैं, सुला देते हैं, उसको हिप्नोसिस प्रोड्यूस करते हैं हम। सही। फिर हम उसको ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। अब उससे पेशेंट जो है उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उसके बाद हम एक वो मखसूस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम उसकी सांस की नाली में ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो डाल देते हैं, और जब तक पेशेंट फिर सर्जरी चलती रहती है हम पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ उसको मॉनिटर करते रहते हैं। फिर वो सर्जरी चाहे 2 घंटे की है, 4 घंटे की है, 10 घंटे है, 12 घंटे, 24 घंटे, अकॉर्डिंगली हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं और चलता जाता है काम। उतनी देर आप साथ ही रहते हैं? जी, एनेस्थीसिया का एक बेसिक जो हमारा एक जो स्टैंडर्ड है कि जब सर्जरी स्टार्ट होती है एनेस्ट उससे पहले मौजूद होता है थिएटर में, पेशेंट को पहले चेक करता है, देख के सारा उसकी ड्रग्स वगैरह, हमारी प्रायोरिटी होती है कि आप खुद तैयार करें, पेशेंट को एनेस्थाइज किया, उसके बाद सर्जरी चाहे चलती है 12 घंटे चाहे चलती है 14 घंटे, एनेस्थिस्ट उसके सर से हिल नहीं सकता, और जब पेशेंट एनेस्थीसिया से आउट हो जाता है उसको साथ रिकवरी में लेके जाते हैं,
वहाँ पे एनेस्थेसिस उसके साथ होता है। जब तक कि पेशेंट को पूरी होश आ जाए और उसको कमरे में या वार्ड में शिफ्ट ना कर दिया जाए, तब तक एनेस्थेसिस उसके सर पे मौजूद होता है, क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट। और अगर पेशेंट आईसीयू में जाता है, आईसीयू में वो जब तक रहता है तब तक एक एनेस्थेटिस्ट हमारा उसके सर पे रहता है, जो उनको आईसीयू में लुक आफ्टर करता है। तो यानी वो एंड तक उसके सही सबसे पहले आया और सबसे आखिर पर गया। सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। और अगर आईसीयू में जाता है तो आईसीयू में हमारी एनेस्थीसिया की टीम होती है जो उसको लुक आफ्टर करती है। जब तक वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, जब तक वो आईसीयू में रहेगा, हमारी टीम ही उसको लुक आफ्टर करेगी। क्या बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर दौरान ऑपरेशन एक मरीज़ जो है उसको एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ था तो वो दौरान ऑपरेशन जाग गया, तो इस हालत को आप कैसे काउंटर करते हैं? जी, अब इसमें यह है कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ठीक हो गया। अब मॉनिटरिंग इतनी एडवांस हो गई है और एनेस्टिस इतने माशाल्लाह विजिलेंट हो गए हैं, जो मेरे को बताया कि एनेस्टिस को एक लम्हे के लिए भी छोड़ नहीं सकता। सही। सम टाइम आपकी जो एक लम्हे की वो नेगलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। सही। हमारे पास मॉनिटर्स चल रहे होते हैं। मॉनिटरिंग हम एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे उसका हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कंजम्पशन हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो ही पेशेंट में थोड़ा सा इफेक्ट जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं कम होने लगता है, हमें वो मॉनिटर से इंडिकेशन मिल जाती है कि पेशेंट को थोड़ा सा लाइट एनेस्थीसिया प्लेन में जा रहा है, उसको हम साथ ही उसको डीप कर देते हैं। सही। अब अगर एक सर्जरी हम करवा रहे हैं, लेट्स से कि कार्डियक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी है, जैसे अभी आपने फरमाया कि जो उसमें पेशेंट अगर जाग जाता है, तो पेशेंट जागने तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा पेशेंट अगर लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में चला जाए, उसका ब्रेन बाहर आ जाए या हार्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उसमें इतना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है कि पेशेंट को उसको बिल्कुल यानी डीप प्लेन में रखा जाता है कि उसको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो, ब्लीडिंग ना हो, ब्रेन में ऊपर टाइटनेस ना हो, उसका प्रेशर ना बढ़े, को बिल्कुल नॉर्मल फेज़ में रहे, जिसकी सर्जरी बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही। तो सर अगर मिसाल के तौर पे वो जाग गया, जैसे आपने भी उसे कहा कि अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, तो अब उसमें अगर बंदा जाग रहा है या जागने की तरफ आ रहा है या वो लाइट फेज में जा रहा है, तो फिर इंजेक्शन के जरिए आप उसे एनेस्थीसिया की मजीद क्वांटिटी फराहम करते हैं? ये बेसिकली जो है ना, एक एनेस्थीसिया सिर्फ किसी एक इंजेक्शन का, ये एक ड्रग नहीं है। अच्छा, एनेस्थीसिया एक ड्रग का नाम नहीं है, ये एक वैरायटी है। एनेस्थीसिया में जो है ना पूरी एक बहुत ही इसको बोलते हैं, एक इसको हम बोलते हैं बैलेंस एनेस्थीसिया। अब इसमें क्या है, पेशेंट को दर्द नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को जागना नहीं चाहिए और उसके मसल रिलैक्स होने चाहिए। सही। ये 3 कंपोनेंट है इसके। अब वो किन ड्रग्स हम प्रोड्यूस करते हैं, वो डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट, हर कंसल्टेंट की अपनी उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स पे डिपेंड करता है। लेट्स से कि जैसे हमारे पास कोई ड्रग्स है वो मौजूद नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है, तो हम उसके अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। अब पेशेंट को हम कंटिन्यूस स्लीप में रखने के लिए मल्टीपल ड्रग्स हैं, हमारे पास कुछ सोल्यूशन होते हैं जो वेपराइजर के जरिए हम दे रहे होते हैं, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसके ज़रिए हम करते हैं। पेन फ्री रखते हैं हम पेशेंट को इंजेक्शन लगा के उसको, ताकि उसको दर्द ना हो। अब एक इंजेक्शन आपने दिया, उसकी ड्यूरेशन है 3 से 4 घंटे, सर्जरी चल रही है आपकी 12 घंटे, तो पेशेंट को तो उसके बाद पेन होना शुरू हो जाएगी। सो उसकी हम मॉनिटरिंग करके उसको दोबारा हम डोज रिपीट करते रहें ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। और फिर उसके बाद में पेशेंट को मसल रिलैक्स रखने के लिए उसको हम डिफरेंट ड्रग्स हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसके बाद हम रिपीट करते हैं ताकि जो सर्जरी चलती रहे उसको अकॉर्डिंगली डोज मिलती रहे और सर्जरी आपकी कंफर्टेबली कंटिन्यूस रहे, मतलब जितनी देर आप उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक बैलेंस है जिसमें इसको हम बोलते हैं एमनीसिया, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन, कि पेशेंट को जाग भी ना आए, पेशेंट को दर्द भी ना हो और पेशेंट को मसल भी रिलैक्स हो, सुकून में जो कंफर्टेबली इसकी सर्जरी चलती रहे। आपने जैसे बताया कि आप किसी को भी एनेस्थीसिया देने से पहले आप चेक करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आप देखते हैं। पिछले दिनों एक आध केस भी ऐसा हम लोगों ने देखा, रिपोर्ट हुआ, अब पता नहीं वो नेग्लिजेंस पे था या कैसे था, उन्होंने कहते हैं किसी के ज़्यादा बेहोशी की दवाई देने से जो है वो मरीज़ फौत हो गया या वो अपनी जान गंवा बैठा, या कम एनेस्थीसिया दे दिया गया जिसकी बुनियाद पे मरीज़ कहता है कि मुझे पता चल रहा था कि क्या हो रहा था। इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। मैं ये बात जो है ना, ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि आमतौर पे ये कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ये बात सबसे पहले जो सुनने को मिलती है कि बेहोशी की दवाई ज़्यादा मिल गई थी। पर ऐसा नहीं है। अब पहली बात जो मैंने की थी ना स्टार्ट से, मैं एक तरफ उसको फिर पॉइंट आउट करूँगा कि जितना इम्पॉर्टेंट सर्जन है पेशेंट के लिए, उससे इम्पॉर्टेंट उसका एनेस्थेटिस्ट है कि वो कितना क्वालिफाइड है। क्या उसको अगर डोज का पता नहीं है तो वो एनेस्थेटिस्ट ना हो। डोज हम देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सर्जरी, सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद उसको एनेस्थीसिया को कैलकुलेट किया जाता है कि इसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया इसके लिए सही रहेगा, किस डोज में, किस मिकदार में हमने ड्रग्स देनी है।
अब जब डोज उसके मुताबिक चलती है तो ऐसी कभी नहीं हुआ उसको कि जी एक आपने मेडिसिन दे दिया और पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है कोई। तो ये जो है कि जिसको दवाई ज़्यादा, बेहोशी की दवाई ज़्यादा मिल गई, दवाई ऐसी नहीं है कि हमने कोई एट ए टाइम उसको दवाई दे दी और वो बेहोश हुआ था, पता नहीं उसने दवाई ज़्यादा कोई सूंघ लिया ले लिया, पेशेंट पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता कोई। सही। हम तो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको कैलकुलेट करके। अब सपोज के मैंने उसको मेडिसिन देनी थी 100 मिलीग्राम, मुझे आइडिया है कि 100 मिलीग्राम मैंने उसको ड्रग दी है, तो उसकी दवाई की डोज ज़्यादा होने से तो नहीं होती, प्रॉब्लम कहीं और होती है। लेकिन चूँकि एक आम फैम में और इसको एक ईजी टारगेट हो रहा है कि जी एनेस्थेटिस्ट ने दवाई ज़्यादा दे दी, बेहोशी की दवाई ज़्यादा, मरीज़ को होश नहीं आया, सही हो गया। तो उसमें इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती। सर साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में बताइए, क्या साइड इफेक्ट्स हैं? आप किस चीज़ का, एनेस्थीसिया के बारे में? एनेस्थीसिया के साइड, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट लाजमी जी देखें, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, एनेस्थीसिया के भी हैं। कोई प्रोसीजर भी आपका ख़तरे से खाली नहीं है। अभी जो हेल्थ केयर कमीशन की रिकमेंडेशन है उसमें यह है कि हम एक एनेस्थीसिया की अलग से कंसेंट लेते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि जी जब हम आपको बेहोश करेंगे, हमने स्टार्ट लिया, हमने इंजेक्शन दिया आपको, इंजेक्शन का रिएक्शन हो सकता है आपको, जो कि फैटल भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। फिर हमने अभी मैंने जिक्र किया था, हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से मुंह खोल के डालते हैं। अब पेशेंट के, हर पेशेंट का मुंह पूरा नहीं खुलता, कोई पेशेंट मोटा होता है, किसी का जबड़ा नहीं खुलता, प्रॉब्लम हुई, उसके दांत टूटे, अंदर इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, ये है जो बेसिक कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं। फिर उसके बाद जब सर्जरी स्टार्ट होती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई, लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, जो पेशेंट कंप्रोमाइज़ है उनमें प्रॉब्लम आ गई। अब बात हुई है कि अगर आपका एनेस्थेटिस्ट क्वालिफाइड है, उसको तो आइडिया होगा जी कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कैसे हैंडल करना है। तो ये ऐसा नहीं है इस तरह से कि एक पेशेंट है, सपोज कि उसके अगर लंग्स में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे चूँकि इसको ये मसला था इसलिए कॉम्प्लिकेशन होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी प्रीएम्प्टिव मेजर्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि उससे पहले हम सारा बंदोबस्त करते हैं। ये कार्डिक पेशेंट है, इसके मुझे क्या चाहिए होगा, ये ड्रग्स चाहिए होंगे मुझे, ये प्रॉब्लम्स एंटीसिपेटेड है, इसको मैंने कैसे सेटल डाउन करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्रोसीजर ख़तरे से खाली नहीं है, एक लम्हे की नेग्लिजेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। सो इसमें जो पहले मैंने आपको जो एक बात की थी कि आप एक लम्हे के लिए पेशेंट को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। सही। कि अभी देखें ना, हार्ट बीट उसकी पेशेंट की आप हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, बीट चल रही है उसकी, अगली बीट आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल होगी या उसमें कोई एरिथमिया स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने उसको उसी वक्त कंट्रोल ना किया, आप थोड़ी देर भी लेट हो जाए तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे, ये क्वैक्स वगैरह जो हैं हमारे पास, अताई डॉक्टर वगैरह बैठे हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये इनके पास किसी भी बच्चे को ले जाएं या किसी बंदे को ले जाएं जिसको कहीं पे इंजरी हुई है, उस तरह को मसला हुआ है, उनके पास एक सेम ही दवाई होगी जो वो उनको इंजेक्शन की सूरत में लगा देते हैं और उसके बाद उस एरिया को मतलब स्टिच कर देते हैं, इस तरह को सीन करते हैं। तो इस तरह यानी कि बगैर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए या बगैर कोई हिस्ट्री लिए, बगैर कोई टेस्ट किए जब इस तरह एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये देखें जी, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही एक सेंसिटिव फील्ड है और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल फील्ड है। तो आप अगर इस तरह के ड्रग्स आप वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे आपको कोई बैकअप फैसिलिटी नहीं है। एक चीज़ जो हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने 3 एनेस्थीसिया का जिक्र किया था, एक लोकल, एक रीजनल और एक जीए, जनरल एनेस्थीसिया। बिल्कुल सही। अब लोकल में क्या है, आपकी एक छोटी सी कहीं पे कोई एक सिस्ट बढ़ गया जिसको मैंने लगाया यहाँ पे, इंजेक्शन लगा के सुन कर दिया, सर्जरी निकाल लिया, कोई मसला नहीं है। सही। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है और ज़रूरी क्या है कि जिस पेशेंट को भी आप एनेस्थीसिया के लिए एक सिंगल इंजेक्शन दे रहे हैं, आपको पूरे का पूरा जनरल एनेस्थीसिया का बैकअप वहाँ पे, इवन पूरी आपके पास मॉनिटरिंग वो सहूलत मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो कि जी आपने इंजेक्शन लगा दिया, सपोज वही इंजेक्शन उसको रिएक्शन कर गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर अल्लाह तवक्कल कि उस पेशेंट का आप कुछ नहीं कर सकते। सो ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा बैकअप ना हो, थिएटर ना हो, क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट ना हो, ये इंतहाई ख़तरनाक है। एक आदि हमारी ड्रग है जिसको ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, उसमें यह है कि पेशेंट को इंजेक्शन लगा के पेशेंट थोड़ा सा बस वो एक फेज़ में चला जाता है कि जी ये ड्रेसिंग कर ली या उसको जो है ना वो छोटी मोटी जो है ना उसको स्टिच लगा लिए, लेकिन वो इंतहाई ख़तरनाक है। अगर पेशेंट की थोड़ी सी भी अगर वॉमिट कर देता है, उसकी सांस में नाली चली जाए, उसकी सांस की नाली में चली जाती है वो, तो पेशेंट की फ़ौरन डेथ हो जाती है, फिर एस्पिरेट करता है। तो इसलिए ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे उनको इवन स्टिच भी लगा रहे हैं या उसको कोई अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं या उसको प्लास्टर लगा रहे हैं, क्या वहाँ पे जो उसको एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्या वो बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं, या खुदा न खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशन की सूरत में क्या वहाँ पे कोई अराउंड कोई चीज़ मौजूद है। अगर सपोज़ उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर ज़रूरत पड़ जाती है तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं होता,
सही, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये खतरनाक, और इसको बंद करना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यकीनन आपने एनेस्थीसिया के हवाले से बहुत कीमती मालूमात जानी होंगी। हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबके नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।